गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान रहेगी और अध्याय 2 है बच्चों। इसमें सजीव जगत में विविधता और इस पाठ में हम एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो सजीव जगत में विविधता हमारे पास अध्याय है, अध्याय 2 है। विज्ञान की जिज्ञासा हमारे पास बुक है, तो इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों अभ्यास के। तो हमारे पास ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके पास बच्चों कि प्रश्न 1 है, यहाँ 2 प्रकार के बीज हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। यानी हमारे पास 2 तरह के बीज हैं बच्चों। यहाँ पे ये तो गेहूं के बीज हैं और ये राजमा के बीज हैं। गेहूं और राजमा के बीज हैं, तो इनसे जो पौधे उगेंगे, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं के पौधे उगेंगे और राजमा के बीज से राजमा के पौधे उगेंगे, तो इनके जो पत्ते आएंगे, पत्तों में कैसा सिरा विन्यास आएगा, तो ये बताना है आपने। तो इसका आंसर देखिए बच्चों क्या है। तो इसका आंसर है आपके पास, जो भी हमारे पास गेहूं के पौधे उगेंगे, गेहूं के जो पत्ते आएंगे पौधों पे, तो इसकी विशेषता क्या है, ये गेहूं के जो बीज होते हैं वो मोनोकोट या एक बीज पत्री होते हैं। ये एक बीज पत्री, और इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं बच्चों, और इनमें समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास आएगा इनके पत्तों में। और फिर दूसरा आता है राजमा। राजमा जो होता है वो डाइकोट होता है, द्विबीजपत्री होता है बच्चों। क्योंकि राजमा को जब हम तोड़ते हैं ना, तो राजमा ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इधर और एक इधर, तो इसे द्विबीजपत्री कहेंगे। और इसकी जड़ भी मूसला जड़ होती है बच्चों। और इसमें जो जाली पत्तों में जो सिरा विन्यास आएगा ना, तो वो जाली का सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन या जाली का सिरा विन्यास आ जाता है। तो यही आपने बताना था, मेन आपका आंसर यही था कि जो गेहूं के पौधे हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास है, और जो राजमा के पौधे होंगे उनके पत्तों में जाली का सिरा विन्यास होता है। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये सिरा विन्यास जो होते हैं, ये ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास ये है बच्चों, ये सिरा विन्यास हैं। जैसे इसमें आपको ये डिज़ाइन, इस पत्ते में कैसा डिज़ाइन है, बीच में एक लाइन है और साइड में ऐसे दूसरी सिराएँ होती हैं, तो ये जाली का सिरा विन्यास होता है। लेकिन इसमें ये इस तरह से समांतर सिरा विन्यास है, और इसमें भी लाइनें सीधी जाती हैं ऐसे, तो ये भी समांतर सिरा विन्यास होता है इसमें। तो ये जाली का सिरा विन्यास, तो राजमा के पौधे के जो पत्ते होंगे वो इस तरह के होंगे, और गेहूं के जो पौधे होंगे वो पत्ते होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हित खंड क में जलीय जंतुओं को, और ख में क में आएगा स्थलीय जंतुओं को, और ख में जलीय जंतुओं के नाम लिखने हैं, और ग में उन दोनों के नाम लिखने जो थल और जल दोनों में रहते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास, हमारे पास जैसे जानवर हैं, ये घोड़ा है, डॉल्फिन है, मेंढक है, ये भेड़ है, भेड़ की बजाय भेड़ आएगा ये। मगरमच्छ है, गिलहरी है, व्हेल मछली होती है, केंचुआ है, कबूतर है, कछुआ है। तो हमने इनमें से देखना है जो क में आएंगे या ख में आएंगे। तो इसमें देखिए आपके पास जो क है और ख है, तो क में तो जलीय आएंगे, जलीय यानी जल में रहने वाले जंतु आएंगे जो जल में रहते हैं, और ख में वो आएंगे जो धरती पर रहते हैं या भूमि पर रहते हैं, वो जानवर आएंगे ख में। और ग में वो आएंगे जो जल और धरती दोनों पे रह सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा। तो आंसर में जलीय जानवर जो हैं डॉल्फिन है और व्हेल, ये दोनों मछलियाँ होती हैं, पानी में ही रहते हैं, तो ये जलीय जानवर हैं। फिर उसके बाद आपके पास ख में क्या आएगा बच्चों, ख में आएगा टेरेस्ट्रियल जानवर या थलीय जंतु भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इंग्लिश में बोलते हैं। थलीय का मतलब धरती पे जो रहते हैं, जैसे घोड़ा है, कबूतर है, भेड़ है, गिलहरी है और केंचुआ, ये सभी धरती पे ही रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय जंतु कहेंगे।
और फिर हमारे पास दोनों जगह जो रह सकते हैं वो कौन से हैं बच्चों, उसे उभयचर बोलते हैं। जैसे मेंढक है, ये पानी और धरती दोनों पे रह सकता है। कछुआ दोनों पे रह सकता है, पानी में भी और धरती पर भी। मगरमच्छ भी पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, तो इन्हें उभयचर ही बोलते हैं या एम्फीबंस बोलते हैं, एम्फीबंस। तो ये इंग्लिश में है, ये उभयचर हिंदी में होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहते हैं ये, मनु की माँ एक रसोई, ये प्रश्न 3 है। मनु की माँ एक रसोई के बगीचे में प्रवेश करती है और एक दिन वह मूली उखाड़ रही थी, तो उसने मनु को बताया कि मूली एक तरह की जड़ है। मूली को सावधानी पूर्वक देखें तो यह किस प्रकार की जड़ है। तो मूली के पौधों की पत्तियों से आप किस प्रकार के शिरा विन्यास का निरीक्षण करेंगे। तो जो मूली होती है बच्चों, उसमें मूसला जड़ होती है। क्या होती है? मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होती है? मूसला जड़ में हमारे पास मूली देखिए ऐसे होती है, ठीक है। तो ये ऊपर पत्ते पुत्ते होते हैं, तो और छोटी छोटी ये इधर जड़ें होती हैं इसके। तो इस तरह से मूली होती है। तो ये बीच में एक मोटी जड़ है, इसमें ये सारी मोटी जड़ बीच में है और साइड में बारीक जड़ें होती हैं, तो ये मूसला जड़ होती है। तो इसलिए जो मूली है मूसला जड़ है और इसके पत्तों में रेटिकुलेट या जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। जाली का सिरा विन्यास आएगा मूली के पत्तों में, क्योंकि जिसकी जड़ जो होती है मूसला जड़ होती है, उसकी पत्तों में जाली का सिरा विन्यास होता है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। तो नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी है, यानी एक तो ये पर्वतीय बकरी है दी गई है और दूसरी थलीय बकरी है, धरती पे पाई जाने वाली बकरी है। ये तो नीचे मैदान में धरती पे रहती है और ये पहाड़ों पे पाई जाती है बकरी। तो इनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, ये आपने बताना है। तो इसमें देखिए समानताएं क्या क्या हैं दोनों बकरियों में। तो दोनों बकरियों में समानताएं तो ये हैं कि दोनों शाकाहारी हैं और दोनों के शरीर की में 4 टांगे हैं, सींग भी हैं, और ये तो दोनों की समानताएं हैं। यानी दोनों में क्या समानताएं हैं। फिर उसके बाद इसका अंतर क्या क्या आएंगे देखिए। समानताएं तो दोनों शाकाहारी हैं, दोनों की 4 टांगे भी हैं, सींग भी लगे हुए हैं। और अंतर इसमें क्या है, पहाड़ी बकरी में और मैदानी बकरी में। जो पहाड़ी बकरी है ना, उसके शरीर पे मोटी फर होती है, यानी अधिक घने बाल होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जो ठंड होती है, ठंड से बचने के लिए उसके शरीर के ऊपर ज़्यादा अधिक बाल होते हैं, मोटे होते हैं। और उसके शरीर पर कम फर है। जो मैदानी बकरी है ना, मैदान में पाई जाने वाली बकरी है, उसके शरीर के ऊपर कम बाल होते हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया। तो दूसरा अंतर क्या है बच्चों देखिए, इसमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूत पैर होते हैं। जो पहाड़ी बकरी है उसके पैर मजबूत होते हैं और वो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बकरी है उसका शरीर बेलनाकार होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं चढ़ना होता, तो इसलिए उसका शरीर की जो टांगे हैं उसकी मांसपेशियां थोड़ी कमज़ोर होती हैं पहाड़ी बकरी की अपेक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, कि पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। जैसे तिलचट्टा है, कबूतर है, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली। तो इनके हमने 2 ग्रुप बनाने हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पे 2 समूह बनाने हैं। तो हम बना लेते हैं। जैसे इसमें कुछ तो उड़ने वाले जंतु हैं, कुछ बिना उड़ने वाले। तो इसमें उड़ने वाले और नए उड़ने वाले जानवर हम बना लेते हैं। जैसे कबूतर उड़ने वाला है, गाय नहीं उड़ती, चमगादड़ उड़ जाती है, कछुआ नहीं उड़ता, तिलचट्टा उड़ता है, व्हेल नहीं उड़ती, टिड्डा उड़ जाता है, मछली नहीं उड़ती। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिखना है बच्चों। आप अपने लेवल पे कोई और भी अंतर बना सकते हो, जैसे कुछ पानी में रहते हैं, कुछ धरती पे रहते हैं, ये भी आप बना सकते हो। ग्रुप अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। फिर है जनसंख्या बढ़ने से प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो अपने विचार से हम चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम जंगलों को काट रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा ये बताना है आपने। तो वनों की कटाई से नुकसान काफ़ी हो रहे हैं, जैसे पौधे और जानवरों की कई प्रजातियां
ख़त्म होती जा रही है, उनको नुकसान हो रहा है। भूमि की कटाई हो रही है, वायु प्रदूषण हो रही है, और कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये तो नुकसान है बच्चों। लेकिन इसका समाधान क्या करें? तो इस चुनौती को से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा कर हल कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगा के हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न आपके पास 7 है बच्चों, प्रवाह चार्ट का विश्लेषण करें। क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो हमारे पास प्रवाह चार्ट है ये। तो इसमें आपके पास क्या है बच्चों? ये कह रहा है कि पौधा है ये, और क्या इसमें पत्तियां हैं? यदि हाँ तो क्या इसमें जाली का शिरा विन्यास है? यदि हाँ तो वो कौन सा है? यदि हाँ तो कौन सा है, यदि नहीं तो वो कौन सा है? ठीक है। तो यदि हाँ है तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। जैसे यदि हाँ है तो ये आपका आंसर, यहाँ पे उस पौधे का नाम लिखना जिसमें जाली का सिरा विन्यास है, और यदि नहीं है तो इसमें हमने उस पौधे का नाम लिखना जिसमें जाली का सिरा विन्यास नहीं है। तो इसका आंसर में आ जाएगा। जैसे अगर हाँ है, अगर हाँ उत्तर है तो आम, तुलसी, नीम, अशोक, इनमें से किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि इन सब में जाली का सिरा विन्यास है। और यदि आपका आंसर नहीं है तो आप घास, गेहूँ, केला आदि के पत्ते का नाम लिख सकते हो, क्योंकि इनमें समांतर सिरा विन्यास होता है, जाली का सिरा विन्यास नहीं होता। फिर प्रश्न 8 है आपके पास बच्चों, देखिए ये कह रहा है कि राज ने अपने मित्र के साथ तर्क करता है कि गुड़हल एक झाड़ी है, और संजय स्पष्टीकरण के लिए क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? तो आपस राज जो है अपने मित्र के साथ ना बहस कर रहा है कि ये तो ना गुड़हल जो होती है एक झाड़ी होती है, तो संजय उससे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि वो झाड़ी है या नहीं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि क्या गुड़हल की कई शाखाएं जो आधार से बढ़ रही हैं, और ये पूछ सकता है कि ये पौधा कितना लंबा होता है, तो ये मध्यम आकार का होता है। अगर ये झाड़ी है तो ये मध्यम आकार की होगी। और क्या पौधा वुडी है, यानी क्या उसमें लकड़ी भी होती है, तो हाँ। तो इस तरह के प्रश्न वो पूछ सकता है। तो फिर वो प्रश्नों के बारे में देखेगा कि इन प्रश्नों के आधार पे कि कई शाखाएं भी हैं, और मध्यम आकार लंबाई है उसकी, और वुडी तना है, यानी उसके तने से लकड़ी भी हो जाती है, तो ये झाड़ी कहा जा सकता है। तो उसको उससे ये यकीन हो गया कि हाँ ये सही कह रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई कुछ हमें बताता है ना, तो हम उससे प्रश्न पूछते हैं, तो अगर वो प्रश्न सही हमें लगे तो हमें यकीन हो जाता है हाँ सही कह रहा है। तो वही। फिर उसके बाद प्रश्न 9 है, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाएं। तो जैसे समूह है बीज का प्रकार, जड़ का प्रकार और उदाहरण। तो बीज और जड़ और उदाहरण से हम पता लगाएंगे। जैसे आपके पास है समूह ए, तो समूह ए में द्विबीजपत्री है, तो उसकी जड़ मूसला होगी, और ये आम और राजमा इसके उदाहरण आ गए। फिर समूह बी है एक बीजपत्री, तो इसकी रेशेदार जड़ होगी, और घास या गेहूं होगा या चावल होगा इसका पौधों के उदाहरण। और फिर ऐसे ही हमारे पास जो समूह ए के पौधे की अन्य समानता क्या है? समूह ए के पौधों में वेनेशन जो होता है वो जाली का सिरा विन्यास होता है पत्तों में, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, या जाली का सिरा विन्यास उसके पत्तों में है। और जो बी ग्रुप के पौधे हैं, कौन से? बी ग्रुप के, तो उनमें क्या अन्य समानता है? तो उनमें जो हमारे पास समांतर वेनेशन होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है उसके पत्तों में, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, शिरा विन्यास, तो समांतर शिरा विन्यास है उसके पत्तों में, तो ये इनमें समानता है बच्चों। फिर उसके बाद है प्रश्न 10, नीचे हमारे चित्र की दिया गया है, तो चित्र में देखिए क्या दिया गया है। चित्र में ये दो तरह के कबूतर हैं दिखाए हुए। एक के कबूतर में के पैरों में देखिए आप, क्या है? पैरों में। तो पैरों में क्या है बच्चों? तो देखिए इसके पैरों में ये बत्तख है, और बत्तख के पैरों में क्या है, और कबूतर के पैर कैसे हैं, तो इनमें पंजों के बारे में बताना है आपने। तो जो बत्तख है ना उसकी पंजे झिल्ली युक्त हैं, और कबूतर के पंजे
ताकि वो आसानी से पानी में तैर सके। लेकिन कबूतर के पैर अलग हैं, उसकी उँगलियों के साथ रेगुलर बर्ड पैर होते हैं, यानी उसकी उँगलियों के बीच में झिल्ली युक्त नहीं है। तो बत्तख के पंजे तैर भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, लेकिन कबूतर के जो पंजे होते हैं वो तैर नहीं सकते, वो चलने में सहायता करते हैं केवल। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर सभी कर लिए हैं बच्चों। तो आप इनमें से अपनी विज्ञान की कॉपी पूरी करें और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। जब तक याद नहीं होते तो दोबारा भी आप देख सकते हो पूरी वीडियो को। तो हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सभी पाठों के सभी प्रश्न उत्तर मिलेंगे। और हाँ, इसी चैनल पे आपको विज्ञान की बहुत सारी एक्टिविटी भी आपको मिल जाएंगी, जो आपको कराई जाती हैं समय समय पे कक्षा में, कराई हुई हैं वो बच्चों के साथ। तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपकी विज्ञान की समझ और भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं, इसको अच्छे से याद करें और पेपर की तैयारी करें बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद बच्चों।